तो मेरे पीछे आप घड़ी की टिक टिक आप देख रहे होंगे, काउंटडाउन चल रहा है। बस कुछ ही देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में न्यूक्लियर एक्शन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। साथ ही वो अमेरिकी सेना के मिशन पायलट की पूरी जानकारी भी देने वाले हैं। हालांकि इस मिशन को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और चर्चा यह है कि ट्रंप का यह मिशन एक झूठ है, उनके ऑपरेशन नतांज का कवर अप है, जिसके फेल होने के बाद उन्हें मिशन पायलट चलाना पड़ा, जिसकी कीमत रही 37,000 करोड़ रुपए। ईरान में अमेरिका ने क्यों फूंक डाले अपने जहाज? क्या ट्रंप का मिशन पायलट एक दिखावा था? क्या पायलट का रेस्क्यू एक कवर अप प्लान था? यूरेनियम चोरी का प्लान क्या रेस्क्यू मिशन में बदला? 150 मिनट बाद क्या इन सारे सवालों के जवाब दुनिया को मिलेंगे? जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रखेंगे, या फिर ट्रंप अपनी ही कहानी दुनिया के माथे थोपकर चलते बनेंगे और लोग ये सोच सोच कर सिर धुनते रहेंगे कि क्या ट्रंप ने पायलट के लिए ही अपने 37,000 करोड़ रुपए आग में झोंक दिए? ये सारी उलझन पैदा हुई है CIA के पूर्व अफसर लैरी जॉनसन के इस बयान से। लैरी जॉनसन की इस बात में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि जहां से अमेरिकी सेना ने F-15 के अपने पायलट को रेस्क्यू किया, वहां से ईरान के 2 परमाणु प्लांट बहुत दूर नहीं थे। अमेरिकी पायलट को दक्षिणी इस्फहान के पहाड़ी इलाके से रेस्क्यू किया गया। यहां से नतांज परमाणु प्लांट लगभग 120 किलोमीटर दूर है, जबकि फोर्डो परमाणु केंद्र की दूरी 200 किलोमीटर है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि इस्फहान के रास्ते ईरान के परमाणु प्लांट में ट्रंप ने घुसपैठ की तैयारी कर ली थी। दावा किया जा रहा है कि F-15 के साथ साथ अमेरिकी सेना का एक पूरा हवाई बेड़ा इस्फहान में मौजूद था। अमेरिका ने इस इलाके में एक अस्थायी हवाई पट्टी बना रखी थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इसी हवाई पट्टी पर C-130 जैसे विमानों की लैंडिंग कराई गई थी। ट्रंप का प्लान था नतांज प्लांट पर हमला कर वहां से ईरान के यूरेनियम की खेप पर कब्जा कर उसे अपने साथ ले जाना। लेकिन ईरानी सेना ने ट्रंप के इस प्लान पर पानी फेर दिया। कैसे, अब वो समझिए। नतांज प्लांट पर हमले के लिए C-130 और लिटिल बर्ड्स हेलीकॉप्टर से कमांडोज उतारे जा रहे थे। F-15 इन विमानों को कवर फायर दे रहा था, लेकिन ईरान ने अपने हमले से उसे मार गिराया। F-15 के 2 पायलटों को विमान से जान बचाने के लिए इजेक्ट करना पड़ा। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक A-10 वार्ट हॉक बैकअप के लिए गए। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी विमानों को भी मार गिराया। ऐसे में ट्रंप के नतांज प्लांट पर हमले के प्लान पर पानी फिर गया। F-15 के एक पायलट को तो अमेरिकी सेना ने तुरंत रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरा पायलट उनके हाथ नहीं लगा। ऐसे में अमेरिकी सेना को ऑपरेशन नतांज छोड़ ऑपरेशन पायलट शुरू करना पड़ा। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उसके भारी भरकम C-130 विमान अस्थायी हवाई पट्टी पर ही फंस गए। रेतीली जमीन से उनके पहिए निकल ही नहीं पाए। उन्हें निकालने की सारी कोशिशें फेल हो गईं। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये विमान ईरानी सेना के हाथ न लगने पाए, इसलिए उसने उन्हें खुद ही नष्ट कर दिया, लेकिन ईरान उसके इस दावे को खारिज कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि अपने विमान उसने खुद नष्ट किए, जबकि ईरान का दावा है कि अमेरिकी विमानों को उसने मार गिराया। ऐसे में अब नजरें इस बात पर हैं कि ट्रंप अपने बयान में क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल तो चर्चा इसी बात की है कि ऑपरेशन पायलट अमेरिका का वो झूठ है जिसे यूरेनियम चोरी के प्लान को कवर अप करने के लिए तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का समय होता है। इस दौरान वातावरण में ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है, पक्षी चहचहाते हैं, माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन जानते हैं, इसी ब्रह्म मुहूर्त में खलीफा ने ऐसे बारूदी रक्त बीज से प्रहार किया जिसने इजराइल के हाइफा शहर को धुआं धुआं कर दिया, हाइफा के रिहायशी इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया। आखिर कितना भयावह था वो मंजर और ईरान ने क्यों लिया ऐसा बारूदी इंतकाम, देखिए। जिससे करीब 1600 किलोमीटर दूर मौजूद है हाइफा,
जिसे इजराइल की पोर्ट सिटी कहा जाता है। लेकिन आज सुबह ईरान और इजराइल के ये दोनों शहर सिलसिलेवार ढंग से हुए बारूदी प्रहार से दहल उठे। बम, गोला बारूद और मिसाइलों के प्रकोप से सुलग उठे। जहां तेहरान में इजराइल ने लड़ाकू विमानों से हमला करते हुए भीषण तबाही मचाई, तो वहीं इस हमले के जवाब में खलीफा की ब्रिगेड इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर क्लस्टर बमों से धावा बोल। बस फिर क्या, ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले से इजराइल करा उठा, क्योंकि ईरान का यह विनाशक न सिर्फ इजराइल के रिहायशी इलाकों को दहला रहा, उन्हें खंडहर में तब्दील कर रहा था, बल्कि ऐसी तबाही मचा रहा था जिसकी कल्पना इजराइल ने नहीं की। बता दें कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल युद्ध में नाजायज है। दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने इस विनाशक को बैन कर रखा है, क्योंकि इसके एक प्रहार से ही भीषण नरसंहार हो सकता है। बावजूद इसके ईरान ने इस विध्वंसक बम का इस्तेमाल किया, वो भी हाइफा में तबाही मचाने के लिए। आसमान से बरसते ये वही बारूदी शोले जिसने हाइफा में कोहराम मचाया, हाइफा के रिहायशी इलाकों को दहलाया। अब सवाल यह है कि अब तक तो ईरानी सेना इजराइल के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बना रही, उन पर क्लस्टर बम दाग रही, क्योंकि क्लस्टर बम मिसाइल खास तरह का हथियार है जिसमें कई छोटे छोटे विस्फोटक बम भरे होते हैं। इन वॉरहेड को सैम्युनिशन या बमलेट कहते हैं। ये लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले हवा में फटता है, जिससे दर्जनों बम अलग अलग दिशाओं में गिरती, यानी एक ही प्रहार में कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर। लेकिन पहली बार ईरान ने हाइफा के रिहायशी इलाके में क्लस्टर बम दाग। जानते हैं क्यों? दरअसल इजराइल ने बीती रात न सिर्फ तेहरान बल्कि वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले हुए। हवाई हमले के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। आईडीएफ की स्ट्राइक में करीब 34 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि यूनिवर्सिटी मौजूदा जंग के चलते बंद की गई, वहां छात्रों की मौजूदगी नहीं, लेकिन इजराइल का आरोप था कि आईआरजीसी इन यूनिवर्सिटी को बतौर हथियार डिपो इस्तेमाल कर रही थी। यूनिवर्सिटी में अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो बना रखा था, लिहाजा इसी आशंका के चलते आईडीएफ ने लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक की। इसी बात से ईरान का माथा ठनक और उसने इस हमले का पलटवार करते हुए इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर ताबड़तोड़ क्लस्टर बम दाग, क्योंकि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी कि अगर इजराइल और अमेरिका उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार करे। मतलब रात के वक्त इजराइल के आसमानी जंगबाजों ने तेहरान को सुलगाया, वहीं ब्रह्म मुहूर्त में खलीफा ने क्लस्टर बमों के जरिए हाइफा में तबाही मचाई। अब ये देखना होगा कि क्या इजराइल इससे भी जबरदस्त पलटवार करता है या फिर ईरान के प्रचंड इंतकाम को देखकर सहम जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। समझौते के लिए ट्रंप ने ईरान को आखिरी डेडलाइन दे दी, वो बस खत्म होने वाली है। इसके बाद ट्रंप ईरान पर विनाशकारी हमला कर सकते हैं, लेकिन ईरान भी इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर अटैक किया तो ईरान डिजिटल स्ट्राइक करेगा, पूरी दुनिया का इंटरनेट काट देगा। हम आप जो इंटरनेट आसानी से चला रहे हैं वो नहीं चला पाएंगे। तब एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तक डिजिटल ब्लैकआउट का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि खलीफा के खिलाड़ी समंदर में कैंची लेकर बैठे हैं। अब अगर अमेरिका ईरान पर विध्वंसक हमला करता है तो इस बार खलीफा की सेना समंदर के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के अंदर युद्ध लड़ेगी, और इसका खामियाजा यूरोप, एशिया से लेकर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समंदर के नीचे मौजूद इंटरनेट केबल को पूरी तरह से काटने की तैयारी में है ईरान। मोबाइल फोन बंद, ईमेल बंद, बैंकिंग सिस्टम भी ठप, न पैसा निकाल पाएंगे न ही जमा कर पाएंगे, यूपीआई सिस्टम भी ठप, स्टॉक बाजार भी बंद, डेटा सेंटर पर भी असर पड़ेगा,
स्मार्ट टीवी भी बंद। इंटरनेट से जुड़ी सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी। इंटरनेशनल कॉल पर भी इसका असर पड़ेगा। यहां तक कि ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की सेवा भी ठप हो सकती है। आज के समय में इंटरनेट का बंद होना मतलब आपका हाथ पैर काट देना, क्योंकि 80% आबादी इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। आज की तारीख में देशों की लाइफलाइन है इंटरनेट। अगर ईरान डिजिटल स्ट्राइक कर देता है, समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन केबल को काट देता है, तो इसका असर मिडिल ईस्ट के 19 देशों पर सीधा सीधा तो पड़ेगा ही। इसके साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ यूरोप के 27 देश और ऑस्ट्रेलिया तक सब कुछ ठप हो जाएगा। 38 दिन बाद भी सुपर पावर अमेरिका के सामने ईरान झुकने को तैयार नहीं। उल्टे ईरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को गहरे जख्म दे रहा है। अब समझिए समंदर के अंदर वो इंटरनेट केबल्स कहां से कहां तक फैली, किस तरह ईरान उसे काटने की फिराक में बैठा। समंदर के नीचे इंटरनेट केबल्स अफ्रीका और पश्चिम एशिया से लाल सागर में पहुंचती है। ये जगह यमन का इलाका है। फिर यहां से होर्मुज के रास्ते फारस की खाड़ी तक जाती है, तो दूसरी तरफ हिंद महासागर से होते हुए प्रशांत महासागर के रास्ते यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचती है। इसी रास्ते से दुनिया में 90% इंटरनेट की सप्लाई होती है। हालांकि ईरान ने अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है और ना ही उसकी सेना डायरेक्ट उस केबल को काटेगी, बल्कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही ईरान के एक इशारे पर ऐसा कदम उठाएंगे। लाल सागर में मौजूद हूती विद्रोही केबल को काटने की खुली धमकी दे चुके हैं। 2025 में दुनिया इस संकट का सामना कर चुकी है। 2025 में लाल सागर में एक जहाज के लंगर में उलझने से समंदर में मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल कट गई थी, जिसके कारण दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में मौजूद देशों को इंटरनेट की समस्या से दो चार होना पड़ा था। इंटरनेट की स्पीड धीमी हो गई। अस्थायी रूप से इसे ठीक करने में 25 से 30 दिन लगे, जबकि पूरी तरह इस लाइन को चालू करने में 120 दिन का समय लगा था। युद्ध में अब ईरान की नजर इन्हीं इंटरनेट केबल पर। ईरान इसे अपने छोटे सबमरीन के जरिए काट सकता है। लाल सागर में माइन बिछाकर भी इन्हें उड़ा सकता है। अगर खलीफा ने लाल सागर में मौजूद केबल को काट दिया, तो फिर इस बार इसे ठीक करने में 6 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है और तब 90% दुनिया डिजिटल अंधेरे में चली जाएगी। नो डाउट मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध में ईरान अकेले ही अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। वो अमेरिका के थार्ड से लेकर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को उड़ा चुका है। अब अमेरिका ने युद्ध में पहली बार अपना हिमार्स मिसाइल लॉन्चर उतारा। अब सवाल यह कि क्या यह हिमार्स रॉकेट सिस्टम ईरान के प्रहार का जवाब दे पाएगा? आखिर इसे ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में क्यों उतारा? ट्रंप को हिमार्स पर इतना भरोसा क्यों है? देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान ने अरब देशों में मिसाइल दाग का धुआं कर दिया। 38 दिन से ईरान सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई को टहला रहा है। ऑयल डिपो, पावर प्लांट, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को ईरानी मिसाइलें टारगेट कर रही और खाड़ी देश ईरान की इस हमले को रोक भी नहीं पा रहे। ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें कुवैत पर दागी। कुवैत के ऑयल डिपो ईरानी मिसाइलों के निशाने पर। हिमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अमेरिका द्वारा निर्मित बेहद सटीक हल्का मोबाइल लॉन्चर है। हल्का होने के कारण इसे अमेरिका बड़ी आसानी से अपने C-130 हरक्यूलस सैन्य विमान से कम समय में कहीं भी ले जा सकता है। हिमार्स रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 80 किलोमीटर है, जबकि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की क्षमता 300 किलोमीटर। 45 सेकंड में बैक टू बैक 6 मिसाइलें ये दागता है। ये सिर्फ 16 सेकंड में अपने टारगेट को लॉक कर निशाना लगा सकता है। इसे 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है। ये जीपीएस गाइडेड सिस्टम से लैस है।
एक मिसाइल की कीमत है करीब 32 करोड़ रुपए। यूक्रेन में यही हिमार्स रॉकेट लॉन्चर रूसी मिसाइलों से लोहा ले रहा है। अभी तक हिमार्स सिस्टम रूस की सैकड़ों मिसाइलों को मार चुका है और यूक्रेन में इसकी कामयाबी को देखकर ही ट्रंप इसे मिडिल ईस्ट के जंग में उतारे ताकि ईरानी मिसाइलों का शिकार किया जा सके। हिमार्स के कुवैत पहुंचते ही युद्ध में अमेरिका और इजराइल ईरान पर हावी होने लगे। इजराइल ने तेहरान पर सबसे घातक एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने यह हमला तेहरान में मौजूद IRGC ठिकाने पर किया। इजराइल को इस हमले में IRGC के खुफिया संगठन के प्रमुख माजिद खादेमी को मारने का दावा किया, लेकिन ईरान से इससे भी खौफनाक खबर आ सकती है। अगर सच साबित हुआ तो फिर खाड़ी देशों में बड़ी तबाही मच सकती है। 5 अप्रैल को बुशहर पावर प्लांट की एक इमारत पर मिसाइल अटैक हुआ और अब इसको लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। IAEA ने दावा किया है कि बुशहर पावर प्लांट पर अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो किसी भी वक्त गंभीर रेडियोलॉजिकल हादसा हो सकता है, जिसकी चपेट में खाड़ी के दूसरे देश भी आ सकते हैं। बुशहर पावर प्लांट पर चौथी बार हमला हुआ और अगर रेडिएशन लीक हुआ तो इसके नतीजे बेहद भयावह होंगे। वैसे तो अमेरिका की डेल्टा फोर्स पूरी दुनिया में हर खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए मशहूर है, लेकिन ईरान में जो अमेरिकी पायलट 40 घंटे तक फंसा था उसका रेस्क्यू IDF की एलीट कमांडो यूनिट ने किया। नेतन्याहू ने रेस्क्यू प्लान बनाया और इसके बाद इजराइल की सारेत मतकल यूनिट ने 50 साल बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट के चैप्टर 2 को अंजाम दिया। आखिर कैसे, देखिए। दुनिया के तमाम बड़े अखबारों की हेडलाइन बिग ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ एक थी। ईरान से रेस्क्यू किया गया अमेरिकी पायलट, जिसकी तलाशी के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी थी। करीब 40 घंटे बाद ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हुए और आखिरकार F-15E के पायलट को सुरक्षित ईरान से निकाल लिया गया। लेकिन जानते हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सिर्फ अमेरिकी फोर्स ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि इस मिशन इम्पॉसिबल के पीछे नेतन्याहू की वो ब्रिगेड थी जो दुश्मन के घर में घुसकर घात लगाकर बिना किसी को भनक लगे बड़े से बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और IDF की इस यूनिट का नाम है सारेत मतकल। ईरान से अमेरिकी पायलट को वापस निकालने के अभियान में इजराइल भी शामिल था। इसकी पुष्टि खुद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। बता दें कि नेतन्याहू ने IDF की 2 यूनिट को जिम्मा दिया। IDF की पहली यूनिट सारेत मतकल, IDF की दूसरी यूनिट शालदाग ब्रिगेड। बता दें कि नेतन्याहू ने IDF की शालदाग ब्रिगेड को तो बैक के लिए रखा था, मगर इजरायली सेना की सारेत मतकल यानी यूनिट 269 ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। क्योंकि सारेत मतकल IDF की सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेज यूनिट है, जो दुश्मन के इलाके में आसानी से घुस जाती है। खुफिया जानकारी जुटाने में इसे महारत हासिल है। बंधकों को छुड़ाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इस यूनिट के लड़ाके तीनों फ्रंट से अटैक कर सकते हैं। साल 1948 में इजराइल दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया और तभी से ही ये मुल्क युद्ध से जूझ रहा है। इजराइल के दुश्मन उसके चारों तरफ मौजूद हैं, जो कि इजराइल पर गुरिल्ला अटैक कर रहे थे, इजरायली नागरिकों को बंधक बना रहे थे। लिहाजा साल 1957 में एक एलीट कमांडो यूनिट बनाई गई, जिसे सारेत मतकल नाम दिया गया, जो सीधे IDF के जनरल स्टाफ को रिपोर्ट करती है। पहली बार IDF की यूनिट 269 यानी सारेत मतकल नाम तब दुनिया में चमका जब सारेत मतकल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया, वो भी साल 1976 में। 50 साल पहले ऑपरेशन थंडरबोल्ट 27 जून 1976 को तेल अवीव से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए एक एयरबस ने उड़ान भरी। विमान में कुल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। ज्यादातर मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। इसी बीच प्लेन एथेंस में लैंड हुआ और मुसाफिरों का दूसरा जत्था प्लेन में सवार हुआ। मुसाफिरों के दूसरे जत्थे में 4 हथियारबंद लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और पेरिस के बजाय प्लेन को पहले लीबिया के शहर बेंगाजी ले गए। फिर बेंगाजी में 7 घंटे रुकने के बाद ये प्लेन युगांडा जा पहुंचा। 28 जून 1976 एंटबी एयरपोर्ट युगांडा। प्लेन हाईजैक करने के बाद हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग की। इजराइल की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों की रिहाई की शर्त रखी गई। इजरायली नागरिकों की जान के बदले $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मांगे गए। इसी दौरान मोसाद ने सारेत मतकल के साथ मिलकर
ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया और 3 जुलाई 1976 को किसी फिल्मी स्टाइल में महज 53 मिनट के अंदर बंधकों को रिहा करा लिया। सभी आतंकियों को मोसाद और साइरस मस्कल के कमांडोज ने गोलियों से भून दिया। इजराइल की एलिट यूनिट ने एंटबी एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया और करीब 50 दशक बाद आईडीएफ की इसी साइरस मस्कल ने ईरान में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के चैप्टर 2 को पूरा किया, अमेरिकी पायलट को ईरान से सुरक्षित निकालते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में कब्जा खाली करवाने के लिए बुलडोजर को बुलाना पड़ता है, लेकिन कई बार बुलडोजर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना बुलडोजर को बुलाए ही कब्जा खाली हो जाता है। ऐसे ही एक कब्जे पर योगी आदित्यनाथ ने हंटर चलाया और 45 साल के बाद काल भैरव को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया। वो कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल है जहां सालों से काल भैरव को बंद करके रखा गया था? देखिए। योगी आदित्यनाथ काल भैरव के पुजारी हैं। और उनके शासन में रहते अगर कहीं भैरव मंदिर पर कब्जा हो तो उस पर योगी का हंटर चलना तय है। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर, जहां मां गंगा और महादेव का वास है, उस पावन नगरी में बीते 5 दशकों से आस्था कैद थी। सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर भैरव मंदिर पर भूमाफियाओं ने वर्षों से न सिर्फ अवैध कब्जा कर रखा था, बल्कि मंदिर को खंडित कर ताला जड़ दिया था। लेकिन योगी राज में उस कब्जे पर हथौड़ा चल गया। हथौड़े का पहला वार, हथौड़े का दूसरा वार, हथौड़े का तीसरा वार। इस हथौड़े की एक एक चोट सीधे कब्जाधारियों के कलेजे पर पड़ रही है। कुछ ही चोट में दरवाजे पर लगी बेड़ी टूट गई और 45 साल बाद भैरवनाथ मंदिर कब्जे से आजाद हो गया। माफियाओं की निगाह अरबों रुपए की इस जमीन पर पड़ी और ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि ये नक्का कुआं की जमीन है। नक्का कुआं महादेव मंदिर की संपत्ति है, उसके बावजूद अतिक्रमण कर लिया गया था और यहाँ भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि औरंगजेब के समय का ये पूरा इलाका है और ये देखिए, ये जगह है, ये बाउंड्री है और इसके पीछे तक पूरा कब्जा कर लिया गया था, जिसको प्रशासन ने कल बुलडोजर के जरिए हटाया है। पश्चिमी यूपी के गढ़मुक्तेश्वर के नक्का कुआं इलाके में भैरवनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों के आसपास दशकों से भूमाफिया का कब्जा था। कई प्राचीन मंदिर को या तो बंद कर दिया गया था या फिर उसके आसपास मकान बना दिए गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कब्जा करने वालों में पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे। जब आए तो उस समय कुछ भूमि पड़ी हुई थी, तो पड़ी हुई देख करके इन्हें कब्जा कर लिया, इन्होंने बना लिया। अब सब प्रशासन ने ढा दिया और अपना कब्जा कर लिया है। सब मंदिर को दे दी गई और भूमाफियों ने हाथ जोड़कर माफी मांग गए और उनका जो मलबा था वो उठा के ले गए। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मंदिर का ताला तोड़वाया। 45 साल पहले जब मंदिर पर कब्जा हुआ था, तब भगवान काल भैरव को अपने ही घर में वनवास पर भेज दिया गया। मतलब उनकी मूर्ति को मंदिर से बेदखल कर दिया गया। विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए आया था और हमने फिर जो अतिक्रमण था उसको भी हटवाया। ये जो मंदिर है उस पर जो ताला जड़ा गया था उसको खोलकर पुनः काल भैरव की मूर्ति का पूरे विधि विधान अनुष्ठान के साथ शीघ्र ही पुनः स्थापना की जाएगी। योगी राज में न तो सरकारी जमीन पर कब्जा ज्यादा देर टिकता है और न ही प्राचीन धार्मिक स्थलों के आसपास का कब्जा। या तो बुलडोजर कब्जा हटाता है, नहीं तो हथौड़ा तोड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। गढ़मुक्तेश्वर में मंदिरों से कब्जा मुक्त करवाने के बाद अब बहुत जल्द काल भैरव को उनके मूल स्थान पर विराजमान किया जाएगा। जिन लोगों ने बरसों से कब्जा कर रखा था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो गई है।
बहुत प्रसिद्ध महादेव का मंदिर है, अति प्राचीन है, सैकड़ों साल पुराना है और बहुत से लोग यहाँ इलाके के कहते हैं कि औरंगजेब के समय का मंदिर है। अब इसके पुराने स्वरूप को लौटाने का फैसला आदित्यनाथ सरकार ने किया है, यूपी की सरकार ने किया है और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए ये सारा तोड़ फोड़ का काम हुआ है और कब्जा छुड़ाया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, गढ़मुक्तेश्वर। हिंदुओं का कोई त्योहार हो या फिर सनातनी यात्रा, कट्टरपंथी उसमें विघ्न डालने का बहाना खोज ही लेते हैं। मुंबई के मलाड में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां त्रिशूल यात्रा के दौरान बज रहे डीजे को कट्टरपंथी गैंग ने बवाल का जरिया बना लिया, जिसके बाद सनातनियों ने भी मोर्चा खोल दिया और बुलडोजर को मैदान में उतरना पड़ा। बुलडोजर गुस्से में है और गुस्सा तोड़फोड़ के रूप में सामने आ रहा है। देखिए पीले रंग का लोहे का ये चैनल कैसे बुलडोजर के पंजे ने उखाड़ फेंका। 3 टप्पर जो भी था, बुलडोजर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तस्वीरें दिंडोशी इलाके की हैं। रविवार को दिंडोशी में हर साल की तरह देवी की त्रिशूल यात्रा निकल रही थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बज रहे डीजे को लेकर कुछ कट्टरपंथियों ने आपत्ति जताई और मारपीट करने लगे। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस से भी कट्टरपंथी भिड़ गए। इस पूरे हंगामे में कई युवक घायल हो गए। कट्टरपंथियों की इस करतूत ने सनातनियों का गुस्सा भड़का दिया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज हिंदू संगठनों ने सड़क पर धरना शुरू कर दिया। बीच सड़क हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। लोगों की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। आखिरकार बुलडोजर को मैदान में आना ही पड़ा। बुलडोजर ने कट्टरपंथियों की कई दुकानों को तहस नहस कर दिया। हम इस वक्त मलाड या गोरेगांव का जो दिंडोशी इलाका है वहाँ पर आए हुए हैं और जो इस वक्त आप बुलडोजर एक्शन होते हुए देख रहे हैं यहाँ पर, दरअसल ये वो गली है, मैं आपको एक बार बता दूंगा, यही वो गली है जहाँ पर कल एक यात्रा निकलने वाली थी साउथ इंडियन कम्युनिटी की जो देवी की थी और उसको लेकर जो डीजे बज रहा था, जो लाउड स्पीकर हो रहा था, उसको लेकर कहा सुनी होती है। जो एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला एक जो लड़का था वो आके यहाँ पर उसको बजाने के लिए मना करता है। उसके बाद जो दोनों गुट हैं उनमें झड़प हो जाती है। हालांकि लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई महज दिखावे के लिए की गई है। छोटे मोटे अवैध निर्माण को तोड़कर सनातनियों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब तक आरोपियों के अवैध रूप से बने घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या बुलडोजर एक्शन हुआ? वो दिखाने के लिए एक छपरा गिरा, वो एक्शन मानते आप उसको? ये पूरा मकान, ये देखिए यहाँ पर, ये पूरा मकान अनलीगल है। उसमें बाहर रास्ते पर उसने जाली बनाई है, वो पूरा अनलीगल है। अगर प्रशासन ने इसको नहीं गिराया, हिंदू समाज स्वयं हथौड़ा और फावड़ा लेके इसको गिराएगा। ये मस्जिद है, ये उसका विधर्मी का घर है और अनलीगल है पूरा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी युवक यहाँ ड्रग्स की बिक्री करते हैं, जिसके चलते आए दिन कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होता है। आरोप तो ये भी है कि पुलिस के संरक्षण में ही ड्रग्स की बिक्री की जाती है। गांजा, चरस, अफीम सब बिकता है खुलेआम। आज 20 साल से हो रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, हफ्ता लेती है। यहाँ देखेंगे आप गली कब्जा करके रखा हुआ है। यहाँ गली देखिए पूरा बंद किया अवैध, वो भी गेट उनका लगा हुआ है। ये सब गेट उनका लगा हुआ, अंदर ये सब धंधा होता है। दुकान के अंदर सिर्फ गांजा बिकता है। कल कुछ भी नहीं हुआ था, छोटा सा विवाद था, वो सज सकता था, लेकिन क्या है पुलिस वालों ने ही बढ़ाया मामला। हाँ, उल्टा उनका संरक्षण करने के लिए आए, बजरंग दल वालों को ही मारे। हालांकि पुलिस इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उसका कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 10 आरोपी जो है उनको कस्टडी में ले लिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू है। तो बीएमसी की तरफ से जो लीगल कार्रवाई है वो उनकी तरफ से वो कर रहे हैं और उसका भी जो बैकग्राउंड है उसके आधार पे जो भी और स्ट्रिंजेंट कार्रवाई है वो हमारी तरफ से की जाएगी। नकाब पहनकर चोरी की कई वारदातें देश के कोने कोने में अंजाम दी जाती है। दरअसल आरोपी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बुर्का नकाब से उनकी पहचान छिप जाती है। लिहाजा इसी ट्रिक का इस्तेमाल कर एक बुर्का गैंग ने यूपी के मुजफ्फरनगर में मौजूद एक कॉस्मेटिक शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और हैरानी की बात यह है कि बुर्का गैंग ने इतनी शातिराना अंदाज में चोरी की जिसकी भनक दुकानदार को भी नहीं लगी। आखिर कैसे, देखिए।
कॉस्मेटिक शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में बुर्का नकाब पहने जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं, इनका मकसद खरीदारी करना नहीं बल्कि दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देना था, वो भी बेहद शातिराना अंदाज में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बुर्का गैंग ने कॉस्मेटिक शॉप में इतनी सफाई से चोरी की जिसकी भनक शॉप के मालिक को भी नहीं लगी। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड पर मौजूद मीना बाजार की है, जहां बुर्का गैंग ने कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया और चंद मिनट के भीतर ही हजारों का सामान चोरी कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बुर्का गैंग की सरगना ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक पूरे डिब्बे पर हाथ साफ कर दिया और दुकानदार को शक न हो इसलिए वो काफी देर तक दुकान के बाहर खड़ी भी रही। दुकानदार का दावा है कि बुर्का पहने 3-4 महिलाएं एक साथ दुकान में दाखिल हुई और एक एक करके कई जोड़ी झुमके, गोल्ड पॉलिश ज्वेलरी, जरकन और कड़ों की सेट चोरी कर ली।